हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर मोशन फॉर क्लास 9। जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो जो पहला टॉपिक हम लोग को ये समझना है कि व्हाट इज़ मोशन एंड व्हाट इज़ रेस्ट। किस कंडीशंस में हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग और अपने टाइम के रिस्पेक्ट से अपना पोजीशन चेंज करता है, इसमें जो मेन वर्ड है दैट इज़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर पोजीशन चेंज करता है इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, एंड इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इन rest. In definition you will see in the book, the definition of the motion and rest are what? If the object change its position with respect to time and its surrounding, it is known as in motion, and if the object does not change its position with respect to time and surrounding, the object is in rest. Also we need to understand one important thing, that rest and motion are relative terms. किस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स है? तो देखो, जब आप किसी कार में बैठे हैं और कार चल रही है तो कार के अंदर जो ड्राइवर है, जो कार को ड्राइव कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट से आप क्या है, रेस्ट में है। लेकिन जो बाहर में लोग हैं उनके रिस्पेक्ट से आप लोग क्या है, मोशन में है। तो ऐसा होता है कि एक ही कंडीशन में एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक के रिस्पेक्ट से रेस्ट में है और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से मोशन में है। इसीलिए हम बोलते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। Well, the important parts will start from the topic distance and displacement. तो distance and displacement से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, distance क्या होता है? distance होता है actual length of the path, या यूँ कह लो कि total length of the path। जितना भी पाथ आप कंप्लीट करते हैं या आपका ऑब्जेक्ट जितना भी पाथ कंप्लीट करता है उसका पूरा लेंथ कितना है, टोटल लेंथ कितना है, दैट इज द इंटायर डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में हम कंसीडर करते हैं दो चीज़ें, इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप देखेंगे कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस कंप्लीट करना पड़ा है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमेशा याद रखना कि अगर किसी केस में हमारा इनिशियल पॉइंट जहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ और फाइनल पॉइंट जहाँ पे ऑब्जेक्ट रुक गया फाइनली, दोनों एक ही है, तो वहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो जब हम डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको देखना है कि टोटल जर्नी में आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सा है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। और जब आपको डिफरेंशिएट करना हो, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप इसके डेफिनेशन के अलावा जो दो पॉइंट्स मेंशन करेंगे वो ये करेंगे कि इसमें से डिस्टेंस जो है आपका वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट has magnitude also and direction also. Then also you have to mention that displacement can be 0. किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन आपका डिस्टेंस कभी भी 0 या निगेटिव नहीं होता है। Come to the next topic. The next topic we have motion. मोशन यहाँ पे हमें दो तरीके का पढ़ना है, एक है यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई एक सर्टेन डिस्टेंस कंप्लीट करता है और उसको आप कुछ टाइम इंटरवल्स में समझेंगे, जैसे मान लो कि 1 आवर, फर्स्ट 1 आवर में उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट किया, नेक्स्ट 1 आवर में अगेन उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट किया। इस तरीके से जब आप समझेंगे तो देखेंगे कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में वो एक सेम डिस्टेंस कंप्लीट करता है, डेफिनेट डिस्टेंस कंप्लीट करता है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स यूनिफॉर्म मोशन इज व्हाट, अ टाइप ऑफ मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, whereas if the object covers unequal distance in equal interval of time or vice versa, both are correct, then it is known as non-uniform motion. अगर टाइम इंटरवल हम भले ही मानते हैं कि इक्वल है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट 1 आवर में मान लो 3 किलोमीटर चला, नेक्स्ट 1 आवर में 6 किलोमीटर चला, तो इस तरीके से टाइम इंटरवल 1 आवर ही है बट डिस्टेंस क्या हो गया, वो अलग हो गया। सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो, स्पीड का एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर इस फॉर्मूला में हम टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड मान लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। बस यही से आप स्पीड को डिफाइन कर देंगे, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम।
ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड। और जो सेकेंड टर्म है हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जैसे हमारा स्पीड डिस्टेंस से रिलेट करता है वैसे ही वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करता है। तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो वेलोसिटी जो है वो अपने साथ डायरेक्शन भी लेता है, मतलब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई हमारी, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन स्पीड में सिर्फ नंबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ आप याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, क्योंकि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर में दैट इज एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन का भी ना जो एक्सप्रेशन है उसको हम लिखते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, और इसका डेफिनेशन भी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट का है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी दो वेलोसिटी आप कंसीडर करेंगे, u दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इनिशियल से फाइनल होने में उसको जो टाइम लगा है दैट इज t सेकेंड। तो u, v और t क्लियर है। तो आप देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट हुआ दैट इज द इनिशियल वन u, और 5 सेकेंड के बाद आफ्टर 5 सेकेंड इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो चेंज होके 20 हो गई। तो 20 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया हमारा, v हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, v माइनस यू। चेंज हमेशा हम फाइनल से इनिशियल को माइनस करके निकालेंगे, दैट इज v माइनस यू। सो 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ। और जब हम एक्सीलरेशन निकालेंगे दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी, ये चेंज होने में इसको कितना टाइम लगा था, 5 सेकेंड। सो इट इज 10/5 दैट विल बी 2 एंड ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन आप हमेशा याद रखोगे, एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है, फाइनल वेलोसिटी कुछ और है, और वेलोसिटी के चेंज होने में जो टाइम पीरियड लगा वो t है, तो एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे एक टर्म आता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन यानी कि रिटार्डेशन। रिटार्डेशन देखो किस केस में होता है, जब आप बाइक चलाते हो या स्कूटी चलाते हो और अचानक से अगर आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद से आपका जो बाइक का स्पीड होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो इनिशियली तो स्पीड ज़्यादा था, जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया तो उसकी जो स्पीड थी वो रिड्यूस हो गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो जब भी आप देखना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में v की वैल्यू यानी कि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू u के वैल्यू से कम हो, यानी कि v माइनस यू का जो डिफरेंस है वो निगेटिव आएगा, दैट इज द रिटार्डेशन। यहाँ पे दो चीज़ें समझेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन तो क्लियर है, v माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब किसी भी केस में आपकी जो वेलोसिटी है वो इक्वली चेंज होती है, इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड में, तो वो केस आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का होता है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पूछे, इट मीन्स वेलोसिटी में जो चेंजेस है वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग वेरिएबल से वेलोसिटी चेंज होती है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखो मोशन चैप्टर में ग्राफ जो है ये दो तरीके का है, एक है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये दोनों ग्राफ में आपको जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो सिर्फ 3 ही है। एनसीईआरटी के हिसाब से आपको ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन अच्छे से समझने हैं। पहले हम समझेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। डिस्टेंस टाइम, जब ये दो फिजिकल क्वांटिटी आपके दिमाग में आए तो आप सोचेंगे कि कौन सा थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो इससे रिलेट करता है, दैट इज द स्पीड। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है तो हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में, और इसमें जो 3 कंडीशंस है वो डिस्कस करते हैं। ग्राफ में हमेशा याद रखेंगे कि टाइम को हमेशा आप एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस के लिए और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी के लिए यूज़ होगा। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया। इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है उसको देखो ध्यान से, इसमें जो आपका ग्राफ है ये क्या है, आपके टाइम एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो ये क्या बोल रहा है ना कि आपका टाइम जो है वो पास हो रहा है, टाइम कंटिन्यू जा रहा है, लेकिन क्या आपका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ये एक फिक्स डिस्टेंस पे है,
फिक्स डिस्टेंस से कंटिन्यू है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इस केस में हम बोलते हैं द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपके ग्राफ का नेचर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इट मीन्स योर ऑब्जेक्ट आर इन रेस्ट। नेक्स्ट कंडीशन, इस कंडीशन में यहाँ पे देखना कि इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल हो रहा है टाइम का और डिस्टेंस भी इक्वली कंप्लीट हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्टार्ट विथ ओ। तो अगर आपको पूछता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ व्हेन द यूनिफॉर्म मोशन इज देयर इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देन ऑलवेज राइट इट इज अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल विद द टाइम एक्सिस। एंड द थर्ड कंडीशन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा कोई भी कर्व्ड पाथ हो सकता है ग्राफ में, ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का थर्ड केस है जहाँ पे ये बताएगा कि आपके ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से ही हम अपने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फर्स्ट केस होता है, अगेन द सेम केस एज dt ग्राफ, that the nature of the graph is a parallel line parallel to the time axis और x axis। तो ये होता है जब आपका velocity सेम रहता है, तो आप इसको बोल सकते हैं object is at rest also। इसका सेकेंड कंडीशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन दैट विल मेक एन एंगल विथ योर टाइम एक्सिस। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस आपको समझनी है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इसका ये मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 है, और अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट ना होके y एक्सिस पर किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होता है, इट मीन्स इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, और वो इनिशियल वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं फ्रॉम o टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि इस ग्राफ में है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन इज एनी कर्व लाइन। कोई भी कर्व लाइन जो है जो आपको ये शो करता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए है। और अगर आपका वीटी ग्राफ इस तरीके के स्लोप में शो करता है, तो आप समझेंगे कि ये जो है निगेटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ है। लास्ट थ्योरी टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस तरीके के मोशन को बोलते हैं? एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें आपका ऑब्जेक्ट का स्पीड सेम रहेगा, बट एवरी पॉइंट ऑफ दैट सर्कुलर पाथ डायरेक्शन विल चेंज। तो जब डायरेक्शन चेंज होती है ना, तो हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो कोई भी ऐसा मोशन जो सर्कुलर पाथ में है, जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पे चेंज होती है, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमेन्स कांस्टेंट बट velocity of the object will change।